पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे क्या कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहा गया था कि हमारे WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था क्या कि एक व्यक्ति तभी स्वस्थ हो सकता है जब वह क्या है होगा, तो या तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से यानी सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड क्या कहते हैं आपका फिजिकली, मेंटली, ये सभी तरह से अगर स्वस्थ होगा तो हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से स्वस्थ है। क्लियर आ रहा है ना। ठीक है, तो वही बताया गया है क्या। फिर उसके बाद हमने बोला था क्या कि रोग क्या होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो काम कर रहा है, जैसे वो नॉर्मल बैठा वो काम कर रहा है और उस कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, तो ये माना जाता है कि उसके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ चुका है, यानी उसके अंदर रोग आ चुका है। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति को अपना काम करने योग्य ना हो, जिस तरह से वो नॉर्मल करता है वो नहीं कर पाए, तो समझता है कि वो उसके अंदर रोग आ चुका है। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि रोग और रोग मुक्त में अंतर क्या होता है। जिसके अंदर कुछ भी है तो वो रोग है, अगर बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं, पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तरह से क्या कहते हैं स्वस्थ है, तो रोग मुक्त है। ये भी बताया गया था क्या कि रोग किन किन कारणों से होता है। तो वायरस के कारण होता है, आपका क्या होता है, कभी कभी मानसिक परेशानी भी होता है, उसके कारण भी होता है, कई प्रकार के चीज़ों के बारे में हमने बताया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं या कैसा रोग होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रोग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, तो उसके अंदर पहला रोग क्या है, तीव्र रोग। तो बोला गया है वे रोग जो कम समय के लिए होता है, सर्दी और जुकाम। अभी हम लोग का जो सीजन चल रहा है वो क्या कहते हैं, अभी सुबह सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश थे, उसके बाद दोपहर तक भी ठीक काम कर रहे थे और शाम जाते जाते तो लगा कि क्या कहते हैं अब शरीर काम नहीं कर रहा है, पूरा सर्दी बजबजा गया, पूरा क्या कहते हैं खांसी, गला, ये सब दर्द होना शुरू हो गया। या दिन भर काम ठीक किए है, रात में खाना भी खाए, ठीक खाए और सुबह सो के उठे तो क्या देख रहे हैं कि हमारे शरीर में पूरा दर्द है, सर्दी, माथा दर्द, ये सब हो गया। ये अभी के सीजन में, ठंडी के सीजन में क्या कहते हैं इस तरह की बीमारी कॉमन है ना। तो बोला गया है क्या कि तो वैसा रोग जो क्या होता है, कम समय के लिए होता है लेकिन काफ़ी तेजी से फैल जाता है पूरे शरीर के अंदर, तो उस तरह के रोग को क्या कहते हैं, तीव्र रोग। अगर बोले कि तीव्र रोग का एक उदाहरण दीजिए तो सर्दी या जुकाम, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर इसी में चलते हैं। एक होता है क्या कहते हैं दीर्घकालीन रोग। तो अधिक समय तक चलने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालीन रोग। अभी अभी हमने बताया था कि तीव्र रोग जैसे आया, सर्दी दवाई खाए या क्या कहते हैं थोड़ा बहुत घर का रेमेडिक नुस्खा वगैरह अपना लिए, जैसे कि आपने क्या किया, दालचीनी पी लिया। ठीक है, दालचीनी मतलब एक आता है मार्केट, दाल और चीनी, ये मत समझिए कि मार्केट से दाल खरीद लिए, चीनी मिला के गर्म करके पी ले, वो नहीं। दालचीनी एक क्या होता है, जब मार्केट से आप गरम मसाला खरीदते होंगे तो उसमें मिलता है, या अलग से भी दालचीनी आता है, उसको पानी खौला के पी जाइए उसके पानी को, सर्दी ठीक। ठीक है, कई तरह का रोग होता है। तो वैसा रोग की आया तो तेजी से, लेकिन हमने दवाई खाया तो 1 से 2, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर में क्या कहते हैं बिल्कुल ठीक हो गया, वो जड़ से मिट गया। तो वैसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र गति का रोग। लेकिन दीर्घकालीन रोग है कि एक बार आएगा तो जल्दी नहीं जाएगा, उसमें क्या कहते हैं सालों बिता देगा, महीनों बिता देगा। ठीक है, तो वैसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालीन रोग। जैसे कि हमारा कैंसर, टीबी, एलिफेंटिस, ये सारे रोग जो होते हैं, टीबी रोग जानते ही होंगे, कैंसर रोग कोई है क्या, कौन है आदर्श, तो रबर हम घरे खोजे तो नहीं मिला था हमारा ना, हाँ हम नहीं खोजे तो नहीं मिला था। तो बताया गया क्या कि दीर्घकालीन रोग क्या होता है कि अधिक समय तक चलने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालीन रोग कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कैंसर, तो कैंसर एक बार हो जाएगा तो आप दवाई तुरंत खाइएगा ठीक हो जाएगा। कैंसर तो एक ऐसा बीमारी है कि आपका पहला स्टेज तक हो जाए, दूसरा स्टेज तक हो जाए तो चलिए
पहला स्टेज तक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा स्टेज तक थोड़ा महंगा इलाज होगा, लेकिन ठीक होने की संभावना कुछ हद तक रहती है। लेकिन एक बार कैंसर तीसरे स्टेज में चला गया, थर्ड स्टेज में, तो आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बचाएगा। तो ये कैसा रोग है? दीर्घकालीन रोग। एक बार आएगा तो जल्दी नहीं जाएगा, और कभी कभी क्या कहते हैं, ऐसा आएगा कि आपको लेके ही चला जाएगा, यानी प्रभु के प्यारे हो जाएंगे तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घकालीन रोग कहते हैं। टीबी, अब तो टीबी का इलाज हो चुका है, उसका क्या पहले तो किसी को टीबी हो जाता था। अगर 20 साल 30 साल पहले चले जाओ तो टीबी, 40 साल पहले तो टीबी जिसको होता था वो मरिए जाता था। लेकिन आजकल टीबी का इलाज सस्ता और सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त टाइप का होता है, कोई महंगा नहीं। लेकिन फिर भी तुरंत क्या होता है, नहीं जाता। और इस तरह की बीमारी को दूर करने के लिए आपको नॉनवेज टाइप का बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका सितुआ, घोंगा, मछली, मुर्गा, ये सब खाइए, जितना खाइएगा जल्दी से आपको रिकवरी लेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल समझना है क्या, कि वैसी बीमारियां जो जल्दी से नहीं जाती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालीन रोग कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला हमारा क्या है? संक्रामक रोग। तो बोला गया है क्या, रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि बोला गया है क्या, कि बैक्टीरिया, फंजाइन, प्रोटोजोआ और कृमि वर्ग के रोग। अगर क्या एक ऐसा रोग जो क्या होता है? संक्रमण। जैसे कि मान लेते हैं हमको हो गया, ठीक है, तुम स्वस्थ हो, तुम हमारे संपर्क में आए तो तुमको भी हमसे हो जाएगा। तो उस तरह के रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। जैसे देखते थे, आया था तुम्हारा कौन सा बीमारी? कोरोना। हमको हुआ, तुम हमारे संपर्क में आए तो तुमको भी हो गया, तुम्हारे संपर्क में कोई और आया तो उसको भी हो गया, है ना। तो बोला गया है क्या, कि ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, किसके कारण? तो वो जो कारक होता है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कृमि वर्ग का भी कोई केमिकल हो, क्या कहते हैं, कोई कुछ हो सकता है। तो वैसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। अगर कुछ भी याद नहीं हो तो ऐसा लिखना है कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति अगर असंक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो असंक्रमित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो वैसे रोग को क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। असंक्रामक रोग बोला गया, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्ति को नहीं फैलता है। मतलब ऐसा रोग जैसे किसी को हार्ट पेशेंट है, किसी को हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट को अगर क्या कहते हैं, अगर हम छू लेंगे तो क्या हमको बीमारी हो जाएगा? किसी को क्या कहते हैं, अब बीमारी किसी को सुना होगे, शरीर में सफ़ेद सफ़ेद टाइप का हो जाता है, तो लोग गाँव में उसको बोलते हैं कोड़ी फुटल है। तो उसका छुआ हुआ भी लोग नहीं खाते हैं। क्या वो क्या कहते हैं, वो उसको कोई छू लेगा तो क्या बीमारी फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। लेकिन मन से भ्रम होता है कि उसको छू लेंगे तो हमको हो जाएगा। कोई हार्ट है पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, ठीक है, तो वैसी बीमारी जो किसी के छूने से या किसी के संपर्क में आने से भी नहीं फैलता है, तो वैसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे कि हृदय रोग और तुम्हारा क्या है? एलर्जी। हृदय रोग तो जान रहे हैं, किसी को हार्ट पेशेंट है, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, क्या कहते हैं, आपका हार्ट अटैक कर गया, फिल्म वगैरह में देखे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, हार्ट अटैक कर गया, ठीक है। लेकिन एलर्जी के बारे में सुने हो? किसी किसी को साबुन से एलर्जी होता है। मान लेते हैं कोई लाइफ बॉय साबुन लगाएगा तब पूरा रैसे रैसे आ गया। किसी किसी को किसी तेल से एलर्जी होता है, किसी किसी को किसी खाने से एलर्जी होता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम दाल चावल खाते हैं या हम लोग दूध पीते हैं और हमको दूध से एलर्जी है तो हमको पेट खराब हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन तुम दूध, तो हमको पेट खराब हो जाएगा, वो दूध तुम पियोगे तो तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा? नहीं ना, एलर्जी तो हमको है ना, तो हमको उससे दिक्कत होगा, तुमको नहीं। किसी किसी को क्या होता है कि कोई फूल वगैरह सूंघ लेता है या कोई सेंट वगैरह सूंघ लेता है तो उसका माथा धर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या है? उससे एलर्जी है। लेकिन क्या वो फूल कोई भी सूंघेगा तो उसका माथा धर लेगा, बेहोश हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो कहने का मतलब एलर्जी जिसको जिस चीज़ से होता है, और एलर्जी किसी चीज़ से हो सकता है। किसी को धूप से एलर्जी है,
किसी को दस्त से एलर्जी है, किसी को क्या कहते हैं किसी साबुन से एलर्जी है, किसी को किसी खाना से एलर्जी है, किसी को फूल से एलर्जी है। एलर्जी का मतलब है कि उस चीज के संपर्क में अगर वो स्वस्थ व्यक्ति आएगा तो उसे किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें बीमारियां आ सकती है, तो उसे उस व्यक्ति को क्या होता है उस चीज से एलर्जी हो जाता है। लेकिन हमें उस चीज से एलर्जी है, लेकिन आपको होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एलर्जी किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे। तो ये भी एक बीमारी है जो क्या होता है, हमको अगर दूध से एलर्जी है तो तुमको हम छुएंगे तो तुमको भी दूध से एलर्जी हो जाएगा, नहीं ना। तो एलर्जी का मतलब ही होता है कि अगर आपको दिक्कत होता है, उसको अलग मैटर जो हमने बताया कि किसी चीज से क्या होता है, खाने से तबीयत खराब हो जाता है तो एलर्जी होता है, लेकिन वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं फैलता है। जैसे कि हमारा हृदय रोग भी, अगर हमको बीपी है तो तुम हमारे साथ रहोगे, खाओगे पियोगे, तुम्हारा बीपी भी हाई हो जाएगा, नहीं ना हाई होगा जी। तो वही बोला गया है कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि हमारा हृदय रोग और एलर्जी। अब आता है अभावजन्य रोग। ये आगे चल के हम लोग देखते हैं कि अभावजन्य रोग क्या होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रमण रोग का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन क्या कहते हैं दीर्घकालीन रोग का उदाहरण है ना। तो इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। या पूछ देगा कि कैंसर किस प्रकार के रोग का उदाहरण है या किस प्रकार का रोग है, तो दीर्घकालीन रोग का उदाहरण है ना। अब बोला गया अभावजन्य रोग क्या होता है। यह रोग पोषक तत्व के अभाव से होता है, जैसे कि घेघा और थायराइड। अगर आप क्या कहते हैं, कोई बच्चा जो होता है पेट में होता है जन्म दौरान 0 से 9 महीने के बीच में, तो जब 9 महीने में अगर उसकी माँ हर तरह का पोषक तत्व नहीं ले पाती है, इस कारण से किसी पोषण की कमी हो जाती है, या जन्म के बाद भी वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, बढ़िया खान पान नहीं खा पाता है, तो उसके अंदर विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है ना। तो जब विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस कमी के कारण जो रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग। यानी कि किसी भी विटामिन प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है उसे अभाव मतलब कमी जन्य रोग कहते हैं। कोई दिक्कत। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, घेघा। घेघा रोग क्या होता है, अगर आपको क्या कहते हैं बढ़िया से आप क्या कहते हैं नमक, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान माँ नहीं खाती है, या क्या कहते हैं बच्चा को क्या कहते हैं आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन मुख्य रूप से कहाँ से मिलेगा, तो जो हम लोग नमक खाते हैं, देखते हो टाटा अन्नपूर्णा क्या क्या आता है ना। तो वो जो नमक है, जनरली गांव में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पैसे बचाने के चक्कर में 5 रुपये केजी वाला, 8 रुपये 10 रुपये केजी वाला नमक खा लेते हैं। उसमें आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन उसके अंदर नहीं होता है। तो नहीं होता है तो भले आप अभी पैसा बचा रहे हैं, लेकिन आप बीमारी को बुला रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी नमक खाएं तो क्या कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाएं, जिसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन हो। अगर उसकी कमी होगी तो आपको घेघा जैसी बीमारी हो जाएगी। अब आता है थायराइड क्या होता है। तो थायराइड भी एक ऐसी बीमारी है जो ये ज़्यादातर देखा जाएगा कि महिलाओं में, लगभग अभी तो ऐसा हो चुका है कि 100 में से 60 महिला को थायराइड है। किसी को सूखने वाला थायराइड है तो किसी को फैलने वाला थायराइड है। और थायराइड जिसको होता है उसको क्या कहते हैं, किसी को जिसको बोलते हैं ठंड का थायराइड या गर्म का थायराइड। ठंड का थायराइड है तो उसको ठंडा से क्या कहते हैं एलर्जी रहेगा, और गर्म का थायराइड तो गर्म चीज़ से एलर्जी रहेगा। चावल वगैरह खाना वर्जित होता है, खट्टी चीज़ खाना वर्जित होता है। तो ये क्या होता है, जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं, बढ़ने के एज में होते हैं, बचपन से, तो किसी चीज़ की कमी से कारण आपका ये जो यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है बढ़िया से हार्मोन जनरेट नहीं करता है। अगर किसी महिला में थायराइड की बीमारी हो जाती है तो उससे माँ बनने में कई प्रकार का दिक्कत होगा। वो बच्चा प्रेग्नेंट तो होगी, लेकिन क्या कहते हैं बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाएगी, मतलब महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में बच्चा क्या हो जाएगा, वो क्या कहते हैं एबॉर्ट हो जाएगा, बच्चा खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि वो थायराइड क्या कहता है आपको प्रोजेस्टेरोन जैसे या कई तरह का हार्मोन्स होता है वो रिलीज ही नहीं कर पाता है,
जब भी कोई ग्लैंड जो होता है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, जो भी ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, तो सभी ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर से हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन को निकालता है। और हार्मोन का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर फीलिंग और कई तरह के फंक्शन को करने में मदद करता है। ठीक है, तो थायराइड भी एक तरह का क्या कहते हैं ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है। और अगर इसके पूरी तरह से हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, माँ को प्रेग्नेंट होने में कई प्रकार की दिक्कत होती है। तो आजकल 100 में से 90 को महिला को इस तरह की बीमारी आ रही है। तो लोग जब बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है तो देखता है लगभग डॉक्टर सबसे पहले उसको थायराइड का क्या कहते हैं चेकअप करेगा। अगर थायराइड निकल गया तो कम से कम 50 mg नहीं तो 25 mg का क्या कहते हैं टैबलेट देगा, सुबह सुबह बासी मुँह खाते रहिए। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और एक कोई सोच ले कि थायराइड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो कभी ख़त्म नहीं होता है। जिसको हो गया उसको सुबह सुबह एगो बासी मुँह एगो टैबलेट खाते रहिए। अगर रेगुलर नहीं खाइएगा तो वही बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, तो पावर बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए अगर हो जाए तो लापरवाही नहीं कीजिए और परहेज करके अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, नहीं तो आगे चल के कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला है अपक्षय रोग, जैसे कि गठिया। अपक्षय रोग होता है जैसे कि गठिया। गठिया का मतलब नस में पूरा ऐंठन। ठीक है, गठिया रोग क्या होता है, जहाँ पर जॉइंट होता है, नस होता है, पूरा दर्द करता है शरीर का, ऐसा दर्द कि दवाइयों खाने पर, नॉर्मल दर्द का दवाइयों खाने पर ठीक नहीं होगा। तो वैसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। और यह किस रोग के अंतर्गत आता है, तो अपक्षय रोग के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए कि अपक्षय रोग का उदाहरण क्या है, तो गठिया क्या है, अपक्षय रोग का उदाहरण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब आते हैं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर। तो हमने पहले ही बता दिया कि संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक रोग क्या होता है। तो ये आपको क्या कहते हैं, खुद से आप लिख लीजिएगा कि सिंपल अभी हमने बताया ही था कि संक्रामक रोग जो होता है वो धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल जाता है, मतलब कि जो उसके संपर्क में आता है सब में फैल जाता है। और असंक्रामक रोग जो फैलता नहीं है। तो अंतर आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, है ना। क्या था कि संक्रामित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में से फैला, मतलब कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, लेकिन असंक्रामक रोग में नहीं फैलता है। यह रोगाणुओं के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन ये जीवित रोगाणुओं को छोड़कर अन्य कारकों कारण फैलता है, मतलब कोई और भी बीमारी के कारण फैल जाता है। ठीक है, ये वायरस की तरह एक जगह से दूसरे जगह फैलता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी पूछेगा संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में, तो अंतर आप लोग लिख लीजिएगा, जिसके बारे में हमने पहले ही समझा दिया है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं करेंगे। आप लोग रोक के इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियोस को रोक के लिख लीजिएगा, है ना। अब आता है रोगाणु, कि रोगाणु क्या होता है। तो बोला गया है क्या कि बीमारी और संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें संक्रामक कारक भी कहते हैं। बोला गया है क्या कि एक ऐसे कारक, ऐसे जीवाणु जो क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, रोग उत्पन्न करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। तो वैसे क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को, जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, रोगाणु। जीव जो है, जो जिंदा है, उसे क्या कहते हैं, जीवाणु। लेकिन अगर कोई जीवाणु मतलब छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक रूप, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देखे। अब जैसे हाथ हमारा है, अभी हाथ देखने में साफ लग रहा है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें बहुत सारा कीड़ा है ना। तो कीड़ा है तो क्या होता है, उसी प्रकार से, तो इसे हम अपने ओपन आई से क्या कर रहे, देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो वही बोला गया है क्या कि ऐसा जीवाणु जो किसी के स्वस्थ शरीर में रोग उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। महामारी बीमारी, महामारी अभी अभी क्या कहते हैं, हमारा भारत देश या पूरा विश्व कौन चीज से गुजरा है, कोरोना काल से। और कोरोना क्या था, महामारी था, एपिडेमिक। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि कुछ रोग एक जगह या समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलता है और बड़ी आबादी को संक्रमित करते हैं, इसे महामारी कहते हैं। जैसे कि बोला गया है क्या कि रोग तो फैलना, किसी को नोचनी या खुजली भी हो जाता है, तो खुजली वाला व्यक्ति के संपर्क में आ जाओ या उसका कपड़ा पहनो तो आपको भी क्या हो जाएगा, खुजली हो जाएगा। ठीक है, तो इसे महामारी कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे कितना लोग मर रहा है,
मर रहा है? नहीं मर रहा है। लेकिन बोला महामारी बोला गया है क्या कि एक ऐसी बीमारी जो पूरे क्या कहते हैं समाज में फैल जाए, एक गांव से दूसरे गांव, पूरे राज्य में, पूरे देश में, देश से दूसरे देश में फैल जाए। हमारे देश में शुरू से तो कोरोना नहीं था, लेकिन क्या हुआ, वहां से लोग आए और धीरे 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 एक दूसरे से संपर्क में आए और पूरे देश में ये बीमारी फैल गया ना। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि ऐसी बीमारी जो पूरे समुदाय में बहुत तेजी से फैले और बड़ी मात्रा में कई लोग इससे बीमार होके क्या हो, मृत्यु हो जाए उनका, तो वैसी बीमारी को क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। यदि कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो उसे क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। इसका दो बेस्ट एग्जाम्पल है हैजा और कोरोना। कोरोना तो हम लोग देखे हैं कि कोरोना से कैसे लोग मर रहा था, लोग घर से कोई निकलवे नहीं करता था, निकलता था जी, लोग डर का माहौल था, किसी से बात नहीं करता था, दूर से है, कहीं कोई मर गया तो उसको कोई लाश भी देखने वाला नहीं है, इस तरह की स्थिति, भयावह स्थिति हो गई थी। तो वैसी ही स्थिति एक समय हैजा था। आज जबकि हैजा एक बीमारी है जो कि अगर होता है तो उसका इलाज हो जा रहा है और कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक समय ऐसा था तो जैसे कोरोना से क्या था, कई सारे लोग क्या कहते हैं गांव से गांव मर रहे थे और गांव के गांव खत्म हो जा रहा था, वैसा ही हैजा था कि हैजा भी एक बीमारी जब आया था तो जिस गांव में हो गया कि फलना गांव में क्या कहते हैं हैजा आ गया तो वो जान जाता था, तो लोग गाँव छोड़ के भाग जाता था, घर छोड़ के भाग जाता था। काहे? क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं, तो अगर उसको देखने के चक्कर में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो हैजा भी एक समय आया था, आज के डेट में इसका इलाज है, आराम से लोग जी रहे हैं। लेकिन कोरोना से भी देखो आज लोग घबरा नहीं रहा है, वैक्सीन लेके नॉर्मल जी रहा है, कोई अपना घर छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है। लेकिन एक समय जब आया था इसका कोई इलाज नहीं था तो लोग मर रहे थे और इसे महामारी घोषित किया गया था। कोई दिक्कत है ना? आगे की ओर चलते हैं। रोग फैलने के साधन क्या है? रोग फैलने के साधन क्या है? तो बोला गया संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं और सूक्ष्म जीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते। बोला गया है क्या कि संक्रामक रोग जो होता है, जो जिसके अंदर क्या होता है, एक वैसी बीमारी जो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो जैसे ही संपर्क में आ जाता है तो फैल जाता है। लेकिन फैलने का कई तरीका हो सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम तुमको छुएंगे चाहे तुम हमारे संपर्क में आओगे। तो जैसे कि एड्स ऐसी बीमारी, किसी के साथ क्या होता है, उसका 4 तरीका होता है, जिसमें से एक तरीका है किसी के से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हो जाता है, किसी को सुई देते हैं, संक्रमित व्यक्ति वाला सुई किसी दूसरे को दे देंगे तो उससे फैल जाएगा, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो वो अलग होता है। तो बोला है कई तरीके से क्या हो सकता है, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है, माध्यम क्या हो सकता है? वायु के द्वारा भी, यानी कि हम यहाँ पर हमको अगर कोई बीमारी हुई और अगर क्या कहते हैं तो उसके चारों ओर हवा में भी वो वायरस फैल गया और उस वायरस को तुम क्या किए, हवा से श्वास लिए तो ले लिए, तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगा। तो वायु के द्वारा भी फैल सकता है। जैसे कोरोना 3rd स्टेज में क्या था कि हवा में भी फैल गया था ऐसा न्यूज़ में आया था कि क्या कहते हैं हवा में भी फैल गया था, लोग मास्क निकल के घर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे। ठीक है, तो जब बहुत लास्ट स्टेज में आता है तो जाके हवा में फैलता है। और अगर कोई बीमारी जो है संक्रामक बीमारी हवा में फैल जाए तो उसको रोकना क्या होता है, लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। कुछ भी हो ना हो, सांस तो लेबे नहीं करेगा जी, खाना नहीं खाएगा, कहीं रूम में बंद रहेगा, लेकिन कहीं भी रहेगा उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हवा के द्वारा भी फैल सकता है। भोजन, अगर जैसे किसी को टीबी हो गया और टीबी पेशेंट्स के साथ तुम बैठ के खाना खाए तो तुम स्वस्थ हो तो तुमको भी टीबी हो जाएगा। तो भोजन के द्वारा भी क्या कहते हैं बीमारी फैल सकता है। कई ऐसा बीमारी होता है। जो दूसरा होता है कि जल, पानी के द्वारा, जो पानी हम पिए और हम संक्रमित हैं और तुम भी वही पानी को पी लिए, तुमको भी हो जाएगा। तो जल के द्वारा भी फैल सकता है। और रोग वाहक द्वारा, मतलब कि रोग फैलने का जो तरीका होता है उसके द्वारा भी आपको बीमारी हो सकता है। या आपको बोला गया है लैंगिक संपर्क के द्वारा। लैंगिक संपर्क जैसे अभी हमने बताया था क्या कि एड्स हो गया, अब किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है और एड्स होने के बाद अगर कोई वो क्या कि उसके साथ कोई एक स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है
तो शारीरिक संबंध बनाएगा, तो जो बीमार वाला व्यक्ति उससे संबंध बनाएगा तो स्वस्थ व्यक्ति वो भी क्या हो जाएगा, बीमारी का शिकार हो जाएगा। एड्स बीमारी जो है ये भी एक फैलने का एक कारण है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है वायु के द्वारा कैसे फैलता है, जल के द्वारा कैसे फैलता है, भोजन के द्वारा कैसे फैलता है, उसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि हमने बोला क्या कि छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाता है और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि देखो तो आप लोग देखे होंगे किसी एक को बुखार सर्दी हुआ, पूरा घर को सर्दी बुखार हो जाता है ना। तो ऐसा कारण क्या है कि ये क्या है, ये भी तरह का फैलने वाला बीमारी है। अब आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, अब दिन भर क्या करते हैं, ठों 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 कर चल रहे हैं। खास करके उस महिलाओं को ध्यान देना चाहिए जो बच्चा, छोटा सा बच्चा गोद में रखते हो, उसको खांसी हो गया तो आप मास्क लगा लीजिए और उसके मुंह पे नहीं खांसिए, खांसिएगा तो उस बीमारी का शिकार हो ही जाएगा। उसको लगेगा नहीं कि हमने क्या किया, उसको हम कुछ किए हैं, हम इसको बीमार कर दिए, लेकिन भाई आपने उसको बीमार कर दिया। क्योंकि जब हम अब खांसी हो गया, सर कर रहे हैं किए तो हमारे मुंह से क्या हुआ, वायरस निकला। तुम भी आसपास में, तुमने क्या किया, हमने किया तो यहाँ से खांसी का हवा के साथ मिल गया और तुमने सांस ले लिए तो क्या हो गया, वो हवा क्या हो गया, हवा वायरस वाला तुम्हारे शरीर के अंदर चल गया और तुम भी बीमार पड़ गए। तो निमोनिया इसका एक बहुत बड़ा है, क्षय रोग, सर्दी जुकाम जो कि हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं तो क्षय रोग अगर ध्यान में नहीं हो तो निमोनिया, सर्दी जुकाम जो होता है आप लोग देखते हो कि घर में एक ज़्यादा बुखार लगा, सर्दी हुआ तो पूरा घरे के हो गया ना। तो ये हवा के द्वारा भी ये फैल सकता है, खाने के द्वारा फैल सकता है। जैसे कि हमने बताया था जल अमीबा पेटी से जो बीमारी है वो अगर जिसको हो गया और उसके साथ आप भोजन खाते हैं या उसका छुआ हुआ पानी पीते हैं आपको बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन के द्वारा भी हो सकता है। अब बोला गया है रोग वाहक द्वारा तो मादा एनीफिलीज मच्छर भी बीमारी में रोग वाहक का कार्य करता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। अब जैसे देखो मलेरिया का नाम तो सुने होंगे, डेंगू का नाम सुने होंगे, कुछ नहीं तो डेंगू सुने होंगे, फलना डेंगू का मच्छर काट लिया, काटा जहाँ उसको बुखार ऐसा आया कि बुखार टूटवे नहीं करता है, उसके लिए अलग से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो बोला गया डेंगू पेशेंट को क्या किया जाएगा, तो उसको अलग वार्ड में रखा जाता है कि उसके संपर्क में फालतू असंक्रमित व्यक्ति नहीं आए। तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो क्या होता है उसके संपर्क में आने से आपको क्या होगा, बीमारी हो जाए। जैसे कि मच्छर आपका क्या है, रोग लेके चलता है। हम लोग क्या करते हैं, घर में मैक्सो गुड नाइट जलाते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप लोग अपने घर में क्या कहते हैं, मच्छरदानी रखें, क्योंकि मैक्सो हो, गुड नाइट हो, ये सारी चीज़ें जो होती है केमिकल उससे निकलती है और वो हमें जब श्वास लेते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है और अभी नहीं लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी को लाता है ना। तो बोला गया है क्या कि यहाँ पर बताया गया क्या कि रोग वाहक जो होता है, जैसे कि बोला गया कि मलेरिया, तो मलेरिया मच्छर काटा तो मच्छर क्या है, अपने डंग में बीमारी को लेके जा रहा है, काटा आपको हो गया डेंगू मच्छर लेके चल रहा है अपना डेंगू बीमारी, जिसको काटा उसको डेंगू हो गया। तो कैसा जीव जंतु या वैसा रोगाणु जो क्या होता है किसी के द्वारा, वो जिसके द्वारा रोग फैलता है, बीमारी फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं, रोग वाहक कहते हैं, यानी कि बीमारी वाला जीवाणु, बीमारी वाला जीव, ठीक है, जो रोग लेके घूमता है। डेंगू क्या होता है, अपने डंग में क्या होता है, अपने सूंड में क्या होता है, डेंगू बीमारी लेके चलता है, जिसको काटा और जिसको काट लिया उसी समय डेंगू मच्छर मर जाता है, वो बचता नहीं है, उसी समय वो मर जाता है, लेकिन वो तो मरा लेकिन आपको बीमारी दे दिया, कोई दिक्कत। अगला है हमारा रैबिस संक्रमित पशु द्वारा। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से रैबिस संक्रमण होता है। किसी को कुत्ता काट लिया तो लोग क्या करते हैं, जनरली गांव में ऐसा खास करके होता है कि अगर आपको कुत्ता काट लिया तो आप गए या झड़वा के छोड़ दिए या साथ वो कुइयाँ हुलक लिए। बिल्ली काटा तो आप ध्यान नहीं देते हैं, बिल्ली का क्या कहते हैं, जूठा किया हुआ खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं ना कभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदर जूठा कर दे, बिल्ली जूठा कर दे, कुत्ता जूठा कर दे तो हमें उस तरह के खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो संक्रमित होता है। अब हम लोग कुछ खा रहे हैं तो सुबह होके या शाम में ब्रश कर ले रहे हैं, कुल्ला कर ले रहे हैं, कुत्ता बिल्ली जो
चूहा या कोई चीज़ मांस मीट वगैरह खाता है, क्या उसको ब्रश करता है? उसको ब्रश करवाते हैं हम लोग? घर में भी कोई पालता है तो ब्रश करवाते हैं? या बहुत लोग तो घर में कुत्ता को क्या करता है, सुई दे देता है, सुई दिलवाता है जिससे कि जहर नहीं फैले। लेकिन रोड पे जितने भी कुत्ते हैं या लोग घर में भी पालते, सब गार्जियन जो है, सभी पालने वाला, कुत्ता पालने वाला उसको सुइया दिलवाता है? नहीं दिलवाता है। तो कुत्ता अगर आपको काट लेगा तो आप जाकर झड़वा लीजिएगा, तो झड़वाने से वो ठीक नहीं, क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं होता है, काफ़ी साल लग जाता है वो असर होने पर। जब पूरी तरह से जब फैल जाएगा तो आपको क्या करेगा, उसका कोई इलाजो नहीं है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको बिल्ली काट ले, कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, जनरली बिल्ली और बंदर तो जनरली बहुत कम ही काटता है, कुत्ता काटता है, तो काट ले तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए और वहाँ पर क्या होता है, रेबीज की सुई दे देती है, आपको सुई दे देगा। आपको क्या कहते हैं, 3 गो, पहले तो 7 गो सुई पड़ता था, अब 3 गो सुई पड़ता है और आपका इलाज हो जाएगा। झड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं। झड़वाने की इच्छा है संतुष्टि इसके लिए तो झड़वा लीजिए, लेकिन रेबीज का सुई जरूर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि झाड़ने फूकने से इलाज नहीं होता है, ठीक है। वो आपकी संतुष्टि के लिए हो गया, लेकिन जो उसके लिए क्या है, वैक्सीन आ चुका है। अगर आपको क्या कहते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर कोई काट ले तो आप रेबीज का सुई ले लीजिए। अगर आपको क्या कहते हैं, नुकीली चीज़, लोहे की चीज़ गड़ जाए तो टेटनस का सुई ले लीजिए, चाहे वो कितना ही चमचमाता हुआ क्यों ना हो। अगर आपको काट ले, अगर आपको चुभ जाए तो आप टेटनस का सुई ले लीजिए, सब ध्यान रखिएगा, है ना। अब आता है लैंगिक संक्रामक द्वारा, संपर्क द्वारा। तो हमने पहले ही बताया था कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको क्या कहते हैं, लैंगिक संपर्क से भी फैलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लैंगिक संपर्क यानी एक दूसरे से, अगर ये बीमारी हो किसी को, अगर किसी से क्या कहते हैं अवैध संबंध बनाएगा तो ही फैल जाएगा और कोई तरीके से एड्स नहीं होगा। इसके 4 तरीके होते हैं। कि 4 तरीका क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो चुका है और वो क्या कहते हैं, वो सुई किसी को दिया और वही सुई बिना क्या कहते हैं, वही सुई का यूज कोई दूसरा व्यक्ति, असंक्रमित व्यक्ति कर लिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है माँ से उसके बच्चों में आ जाएगा, ये भी एक तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि अगर आपको क्या होता है, हमको एड्स है और या संक्रमित है और हमारा ब्लड क्या कहते हैं तुमको चढ़ा दिया गया बिना जांच ले, तो तुमको भी एड्स हो जाएगा। या चौथा तरीका क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो लैंगिक संपर्क बनाते हैं, तो उसको भी एड्स फैल जाएगा। तो ये 4 तरीका है जिसके द्वारा फैलता है। तो लैंगिक संपर्क द्वारा भी बीमारी फैलता है और लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाला बीमारी का नाम क्या है, एड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोला गया है कि एड्स के बारे में क्या है, तो बोला गया है एड्स का विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से या स्तनपान करने से शिशु का एड्स ग्रस्त हो जाता है। बोला गया है क्या कि एड्स जो होता है कैसे कैसे फैलता है उसके बारे में बताया गया है कि एक तो एक विषाणु है, तो हमने बताया कि क्या लैंगिक संपर्क से भी फैलता है। उसके अलावा ये सारे तरीके जो भी हमने बताया वही तरीकों को बताया है। इस तरह से क्या होता है, एड्स जैसी बीमारी हो सकती है। यानी कि हमने जो 4 तरीका बताया, 4 तरीका में से किसी एक तरीके से आपको बीमारी फैल सकती है। तो अगर किसी बीमारी से बचना है तो बीमारी होने के बाद इलाज कराएं, उससे अच्छा है कि बीमारी से पहले ही उसका बचाव करें, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। टाइम कितना हुआ, और पढ़ा दें। तो अब हम लोग आते हैं एक ऐसी बीमारी के नाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बड़ा ही फेमस है। आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ना मिलेगा, बड़ा ही ज़रूरी है। ये आप लोग के 9th वालों के लिए 10th, हमारा जो चैप्टर ही है वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, इंटर हो, जनरल कंपटीशन हो, कहीं भी किसी तरह का वो तैयारी करते हैं, वो सबके लिए एक चैप्टर जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि एड्स क्या होता है, तो बोला गया है एड्स को बोला गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोला गया एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कोई बोले कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, AIDS, तो ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एच से सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं।
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। ठीक है, यह एक भयानक रोग है। इसका रोगाणु HIV ह्यूमन इन्फेक्टिव अपतनेद है। अब आते हैं होता क्या है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि शरीर के अंदर दो तरह के ब्लड होते हैं, एक RBC और WBC, लाल कण और श्वेत कण। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग अभी चारों तरफ पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, फिर भी हम स्वस्थ हैं। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है जो हमें बीमारी से बचाने का काम करता है। कभी कभी वो कम पड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हम लोग जो दवा बीमारी होता है उस बीमारी का भी दवा देता है और एगो एंटीबायोटिक देता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है क्या। लेकिन एड्स बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ही वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, कम कर देता है या बिल्कुल मार देता है। तो मार देगा तो आपके शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगा। तो बीमारी से लड़ने के लिए जब प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगा तो कोई भी बीमारी आपको अटैक कर देगा। जब कभी सर्दी, जब कभी जुकाम, कोई भी बीमारी होगा और जल्दी से ठीक नहीं होगा और धीरे 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 आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और एक समय आपके ऐसा आएगा कि बीमारी से लड़ने के लिए आपके पास क्षमता ही नहीं रहेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और एक बार एड्स हो गया तो एड्स का कोई इलाज नहीं है। बस आप दवा खा के अगर कंट्रोल में रखेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आप जो जीना चाहिए 2 साल अगर छोड़ देते हैं बिना इलाज का तो 2 साल जिएंगे, लेकिन अगर इलाज के साथ चलेंगे तो 2.5 साल या 3 साल जिएंगे। लेकिन एक बार एड्स हो गया तो आपको मरना तय है। इसीलिए इस बीमारी से आप दूर रहें तो अच्छा है। हर व्यक्ति को ये राय दिया जाता है। ये बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे झोला छाप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये इस बीमारी का इलाज ढूंढ दिए हैं, लेकिन इसका इलाज अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये बीमारी ऐसा होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, खत्म कर देता है और हमारे शरीर में बीमारी फैल जाती है और हम लोग बीमारी से क्या होते हैं, काम खत्म हो जाते हैं। और ये होता क्या है, तो एड्स कब होता है, जब हमारे शरीर में HIV नामक वायरस रोगाणु जब शरीर में फैल जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म करता है। बोला है कि एड्स क्या है, तो एक ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण खत्म होता है, तो HIV वायरस के कारण। यानी कि एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। कोई दिक्कत। अब आता है कि ये बीमारी भाई फैलेगा कैसे, तो इसके बारे में पहले भी अभी हमने चर्चा किया कि संचरण के कारण क्या है। तो बोला गया है संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से। हमने बोला था कि अगर किसी को एड्स हो गया उसका खून किसी और में चल जाएगा, ठीक है, तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। दूसरा है यौन संपर्क। हमने बोला था फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बनाने से भी हो सकता है। एड्स पीड़ित माँ से शिशु के गर्भावस्था में स्तनपान द्वारा। बोला गया कि अगर क्या कहते हैं, जो माँ को एड्स हो चुका है और वो माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाएगी तो सिमसा है, वो क्या होता है, जो गाढ़ा पीला दूध जो माँ अपने बच्चों को पिलाती है तो उस समय एड्स का वायरस रहेगा तो उस बच्चे को भी फैल जाएगा। ठीक है, तो उस बच्चे को अगर बचाना है एड्स से तो जैसे ही बच्चा जन्म ले, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, माँ का दूध मत पिलाइए, वो बीमारी से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है संक्रमित इंसेक्शन द्वारा। यानी कि हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति को उससे सुई दिया और वही सेम सुई से क्या कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को सुई दे देते हैं तो वो भी रोगी हो जाएगा। पहले डॉक्टर साहब क्या करते थे, कोई भी कि एक के सुइया से सबको, अब क्या है, सुइया दे दिया, नीडल को तोड़ के बिक देता है, सिरिंज को तोड़ के बिक देता है, अब नया सिरिंज लेता है। लेकिन पहले क्या करता था, सुइया दे दिया और उसी को क्या कहते हैं गर्म पानी या ठंडे पानी में धो के साफ करके और दूसरा व्यक्ति को देता था। लेकिन जब से ये बीमारी आई तो अब सिस्टम ही हो गया कि बस डिस्पोजल लिया, सुई दिया, उसको बिक देता है, उसका यूज नहीं करता है। लेकिन कभी कभी कुछ गांव के लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं, तो वहाँ पे जब भी हम इंजेक्शन ले तो देखें कि सील पैक क्या कहते हैं, नीडल और सुई से हमको दवाई सुई पड़ना चाहिए। अगर कोई खुला हुआ से देता है तो बिल्कुल नहीं ले। ये नहीं सोचिए कि का हमारा इतना किस्मत खराब होगा कि यही वाला से लेंगे हमारा हो जाएगा। किसका कौन जाना है, किसी के भाग्य के बारे में कोई जाना है। ये दुनिया बहुत चतुर है, लोग जो हैं कैसे चीट करते हैं पता नहीं सकते, भावना से कैसे भी चीट करेंगे। काम है तो भाई तुमको बहुत सर पे चढ़ा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक कड़ा शब्द बोल दो तो क्या होगा, वो व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं समझे, कहा कि बहुत बुरा है।
तो बड़े दुनिया अब इतनी दुनिया बुरी है कि इस दुनिया के बारे में जितना कहो ऐसा, तो भाई ये नहीं कहेंगे कि दुनिया बुरी है तो आप बुरे हो जाए, लेकिन बड़ा बच के चले। ये दुनिया किसी को नहीं समझती है, जिसके पास पैसा है सब कुछ इज्जत देता है, नहीं पैसा है तो कोई नहीं पूछता है, और पैसा भी है अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई और भी नहीं पूछेगा। तो सबसे बड़ा धन क्या है इस दुनिया में? शरीर। स्वस्थ रहें तो आपको कोई हर स्वस्थ रहिएगा तो हर समस्या से लड़ लीजिएगा, लेकिन आप स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो किससे लड़िएगा? लड़ने के लिए आपके पास क्षमता ही नहीं रहेगी, पैसा भी नहीं है और शरीर भी स्वस्थ है, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरह से एड्स बीमारी ये 4 मुख्य तरीकों से फैलता है। इसका निवारण क्या है कि भाई एड्स हो जाए तो क्या करेंगे? तो अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचे, यानी कि आप उसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाएं जिसके बारे में हमको पता है कि वो क्या कहते हैं, इस तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं है। अनजान व्यक्ति से क्या कहते हैं, जैसे कि कोई चला जाता है वैश्यालय जैसी जगहों पे चला जाता है तो वहाँ पे तो किसी के साथ किसी को कोई बीमारी हो सकता है, तो उस तरह को जगह यानी कि जाने पहचाने व्यक्ति के सारा यानी उसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए जो क्या हो, पता हो कि इस तरह की बीमारी से वो बिल्कुल रहित है, बीमारी से दूर है। दूसरा क्या है? संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाएं। संक्रमित रक्त यानी बोला गया कि जिसको एड्स की बीमारी है उसका खून कभी भी नहीं ले, ठीक है। अब किसी को ब्लड कैंसर ही है, उसका खून लेंगे तो अगला व्यक्ति को ही ब्लड कैंसर हो ना जाएगा जी, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति से कभी नहीं चढ़ाए। और दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। अगर ये पुरुष वर्ग के लिए है, महिला वर्ग के लिए तो नहीं है, महिला तो ये दाढ़ी बनाएगी, लेकिन पुरुष लोग क्या करेगा कि एक के रेजर से क्या होता है, ब्लेडवा से बार बार बनाया, तो ब्लेड में किसी को दाढ़ी बनाया और उसका कट गया तो उसका खून तो उस ब्लेड में आ गया, और अगला व्यक्ति को बना दिया तो उससे क्या हो गया, उसको भी कट गया, तो दोनों का ब्लड ट्रांसफर हो गया, बीमारी फैल गया। तो दाढ़ी बनाते हुए नए ब्लेड का हमेशा इस्तेमाल करें, या सबसे अच्छा है घर पे बनाए, ठीक है। तो ठाकुर जी कोई सुन रहा होगा तो कहेगा कि हमारे दुकाने बैठा देगा, है ना जी। लेकिन क्या है, सेफ्टी रहना है तो अपने से परहेज तो करना ही होगा। तो ये सारे तरीके से आप निवारण करके बीमारी से बच सकते हैं। अब यहाँ पर बीमारी आती है अंग विशिष्ट उत्तक, जिसे विशिष्ट आया क्या बोला गया, विशिष्ट अभिव्यक्ति। ये क्या होता है हम लोग समझते हैं बारी बारी से। टाइम क्या हुआ? तो बोला गया है क्या, रोगाणु विभिन्न माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक या अंग में संक्रमक उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है, जैसे कि क्षय रोग, टीबी में। बोला गया है क्या कि अंग विशिष्ट तथा उत्तक, यानी कि कैसे कैसे किस अंग के द्वारा अगर बीमारी फैलेगा तो कौन सा अंग संक्रमित होगा और किस तरह की बीमारी होगी। तो बोला गया है क्या कि अगर आपके नाक द्वारा प्रवेश करता है कोई वायरस तो उसे क्या कहते हैं, फेफड़ों के द्वारा तो उसे क्षय रोग जैसे टीबी जैसी बीमारी होगी। और टीबी बीमारी क्या है, हमने पहले ही बताया था कि आपका फेफड़ा ये पूरा जो होता है, छाती वगैरह सब कीड़ा खा जाएगा, तो बचेगा ही नहीं, तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, आगे की ओर चलते हैं। इसमें यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रामक आहार नाल में होता है, जैसे कि खसरा, तथा रोगाणु आहार नाल में हेपेटाइटिस यानी कि लीवर यकृत में संक्रमित करता है। यानी कि अगर हम कोई खाना खाते हैं तो किससे कैसे खाना खाते हैं, हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। तो जब मुंह के द्वारा अगर कोई वायरस जाएगा तो जब खाना जाते हैं तो हमारे बड़ी आंत छोटी आंत में जाता है, तो उसी प्रकार से जब वायरस भी मुंह से जाएगा तो कहाँ जाएगा, हमारे पास आंख में जाएगा, और वो किससे संपर्क करेगा, लीवर से। तो वो उस स्थिति में आपको लीवर डैमेज हो जाएगा। अगर वायरस, तो वायरस क्या कहते हैं, अगर लीवर में चल जाएगा, मुंह के द्वारा करते हैं तो लीवर से प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाता है। तो खाना भी आप जांच परख के खाएं। अगर सिंपल अगर पूछे कि अगर नाक से कोई बीमारी जाती है तो कौन सा बीमारी फैलता है, तो कहिए टीबी। मुंह से जाता है तो ऐसे बहुत सारी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर कोई बीमारी का नाम पूछे तो मुंह से जाएगा तो लीवर डैमेज होगा, लीवर खराब होगा। लीवर को हिंदी में क्या कहेंगे, यकृत। तो दिक्कत यकृत। लीवर होता क्या है पता है नहीं, हम लोग जो खाना खाते हैं तो लीवर ही क्या कहता है, उस भोजन को पचाने का काम करता है। समझ में आया बात है
कि लीवर क्या होता है, हमारे शरीर का वह अंग है जो भोजन की पाचन क्रिया करने में मदद करता है या करता है। कोई दिक्कत है ना। आगे की ओर चलते हैं। विषाणु, विषाणु के बारे में बोला गया है क्या कि विषाणु यानी कि वायरस जनन अंगों से प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि वायरस HIV के बारे में बताया था, एड्स के बारे में, तो बोला गया है कि यह जनन अंगों द्वारा फैलेगा। जनरली मुख्य रूप से क्या होता है, जनन अंग यानी कि जिसका जैसे कि हम लोग जिससे यूरिन पास करते हैं, टॉयलेट वगैरह करते हैं, वहाँ से क्या कहते हैं, इस तरह की बीमारी ज़्यादातर फैलती है। और भी तरीके हैं। और यह क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और फैल के क्या होगा, हमारे शरीर के रोग प्रतिरक्षी जो तंत्र होते हैं यानी बीमारी से लड़ने के लिए जो वायरस होते हैं उसको धीरे धीरे कमजोर कर देगा और हमें कई तरह से बीमार कर देगा। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे इस तरह मलेरिया रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है। अब मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है ना जी। तो मलेरिया कहाँ, तो मच्छर कहाँ से आएगा, नाक अंदर पेट में काटेगा, ऊपर ही ना काटेगा, हाथ में काटे, मुंह में काटे, नाक में काटे। ऐसा तो नहीं ना है कि क्या कहते हैं कि पेट फाड़ के अंदर से किडनी में काट लेगा या मुंह फाड़ के अंदर में काट लेगा, नहीं ना काटेगा। वो जो ऊपर का स्किन है, त्वचा है, उसी पे काटेगा। तो ये त्वचा के द्वारा फैलता है और ये क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है, मलेरिया। और मलेरिया कैसे होता है, तो मच्छरों के काटने से होता है। और मच्छर से बचना है तो सबसे बेस्ट तरीका, सोने के समय क्या कहते हैं, किसका उपयोग करें, मच्छरदानी का उपयोग करें। आगे की ओर चलते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा के प्रवेश करता है और मस्तिष्क ब्रेन को संक्रमित करता है। बोला गया है कि जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि दिमागी बुखार, दिमाग में बुखार, तो बोला गया है क्या कि वो क्या कहते हैं, वो भी मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। तो वो अगर काट लेगा तो दिमाग में बुखार चढ़ जाएगा, दिमागी बुखार से पीड़ित हो जाएगा तो पूरा शरीर तो डैमेज हो जाएगा। तो बड़ा खराब का है। और जापानी ये जो क्या कहते हैं ब्रेन वाला जो फीवर है, इससे कई लोगों का मृत्यु भी हो सकता है। ऐसा नॉर्मल फीवर ये सब होता है तो अगर दवा इलाज से ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये बीमारी जो है अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे सुने हो कि बुखार से कोई मरता है, आदमी नहीं मरता है। लेकिन ये जो ब्रेन वाला जो बुखार है, फीवर आ जाता है, ये मलेरिया ये जैसी बीमारी आ जाती है जो त्वचा द्वारा फैलती है, इससे क्या कहते हैं, इंसान की मृत्यु भी होती है अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो कोई दिक्कत। अगला आता है उपचार के नियम। तो बोला गया है उपचार के नियम क्या है, रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के होते हैं, रोगों के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार और रोगों को मारने के लिए उपचार। बोला गया है क्या कि उपचार करना है यानी कि इलाज करना है, तो बीमारी का इलाज। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, रोगों के लक्षणों को कम करने के लिए उपाय। कि सबसे पहले है कि सबसे पहले बीमारी का जो लक्षण है उसको कम करें। इससे पहले दवाई रोग के लक्षण को दूर और कम करने के लिए दी जाती है, और जैसे बुखार या दर्द या दस्त। अब किसी को मान लेते हैं किडनी स्टोन है, ठीक है। किडनी स्टोन मतलब कि किडनी के अंदर पत्थर, तो पत्थर होगा तो पत्थर क्या होता है, छोटा छोटा पत्थर जम जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट हो जाता है किडनी के अंदर। तो वो किडनी तो उसमें पत्थर में टच होगा, तो टच करेगा, टकराएगा तो दर्द होगा, तो दर्द होगा और दर्द के कारण सूजन होगा, तो आपको दर्द ज़्यादा बढ़ेगा तो बुखार भी आएगा। तो डॉक्टर पहले तो क्या करेगा, पहले उसको क्या करेगा, डायरेक्ट ऑपरेशन करेगा। सबसे पहले डॉक्टर का काम क्या होता है कि उसका सबसे पहले अगर बुखार आ रहा है तो बुखार का इलाज कर ले, दर्द हो रहा है तो दर्द का दवाई दे, कि जो सामने वाला जो पेशेंट है, रोगी है, वो क्या कहते हैं अपने पूरी तरह से इलाज करवा के नॉर्मल हो जाए। जब वो नॉर्मल हो गया तब उससे संबंधित इलाज होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर जाओगे किसी डॉक्टर्स के यहाँ तो आपको जो सिम्टम है उस सिम्टम के आधार पर वही चीज़ का दवाई देगा। कोई बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे कि आपको बुखार आ रहा है, सर्दी आ रहा है, खांसी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका दवाई दे देगा, और आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह, पेशाब जांच वगैरह दे देता है। और जांच आने के बाद है आपको मेन इलाज चलाता है। क्यों? क्योंकि तब तक इलाज आते आते आपका जो बीमारी है, ऊपर वाला जो लक्षण दिखाई दे रहा है वो कम जाए, और तब तक जांच आ जाएगा तो पता ही चल जाएगा कि बीमारी इसको क्या है, और तब जाके दोनों को मिला के दवाई वो चलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले वो क्या करता है, रोग का लक्षण को कम करने के लिए उपचार करता है। दूसरा क्या होता है,
आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है, जो कि हमें स्वस्थ होने में सहायक करता है। अब सिंपल है कि किसी को ऑपरेशन कर रहा है और दर्द से चिल्ला रहा था, आप पहले देखते हो किसी को ऑपरेशन करने से पहले उसको क्या करता है, सुइया देता है बेहोशी का, कि उससे क्या होता है कि जिससे कि सामने वाला जो पेशेंट है छटपटाए नहीं, आराम से वो रिलैक्स हो जाए, उसको आराम से डॉक्टर ऑपरेशन कर। किसी व्यक्ति का पेट का ऑपरेशन हो और वो पूरा छटपटाते रहे तो उसका ऑपरेशन हो पाएगा? वो बचने के अलावा वो मर जाएगा, इधर का उधर कर जाएगा। तो वही बोला गया है कि सबसे पहला कि जो बीमारी का जो लक्षण है उस लक्षण को कम किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से उसका इलाज होगा तभी पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन कम तो किया जा सकता है। कम कर दिया और कम करने के बाद उसको रिलैक्स मोड में डाल दिया जाता है, जिससे कि उसके पास ताकत आ जाए, एनर्जी आ जाए, और तब जाके उसका इलाज किया जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद बोला गया है रोगाणु को मारने के लिए क्या उपचार किया जाता है भाई? ये तो हो गया कि सबसे पहले दो तरीके से उपचार होता है। पहला तरीका कि उसका जो लक्षण है उसको कम कर दिया, उसके लिए तरीका बताएगा। रोगाणु को मारने के लिए क्या किया जाएगा? तो रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का प्रयोग किया जाता है। बोला गया है क्या कि अब सबसे पहले बीमारी के लक्षण को कम कर दिया, बीमारी के लक्षण को कम कर दिया, और उसका अब जो भी उसका वायरस था, बैक्टीरिया था, वो तो कमजोर हो गया कुछ देर के लिए। अब उसको क्या किया? एंटीबायोटिक चलाता है। एंटीबायोटिक चलाने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की जो क्या कहते हैं क्षमता थी, वो क्या होता और मजबूत होता है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर जो बीमारी वाला वायरस है उसको क्या करता है, हमारा एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि एंटीबॉडी जनरेट करता है, और वो एंटीबॉडी क्या होता है, बीमारी से लड़ने की क्या करता है, क्षमता देता है। तो अगर कोई भी डॉक्टर किसी का इलाज करता है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी का किसी का इलाज करता है, तो सबसे पहले जो लक्षण है उस लक्षण से संबंधित दवा देता है, उसके बाद उसके साथ एगो एंटीबायोटिक जरूर चलाता है। एंटीबायोटिक चलाने से क्या होता है, जिस कारण से बीमारी आपका उत्पन्न हो रहा है उस कारण को ही मार देता है। तो बीमारी को भी मार दिया और उसके कारण को भी मार दिया, तो बीमार आदमी स्वस्थ हो जाएगा ना। तो इसीलिए एंटीबायोटिक का काम होता है। तो कहीं भी कोई भी डॉक्टर्स को देखना है कि जब भी क्या होता है, जैसे कि अगर आपको सर्दी जा रहा बुखार है, तो आप बुखार के लिए तो ले लिए पैरासीटामोल, निमोसुलाइड ले लिए, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक में आप मॉक्स ले लिए, 500 mg का ले लिए, 1000 mg का ले लिए, जैसी बीमारी जिस तरह आपका क्षमता है उसके हिसाब से। तो क्या हुआ, पैरासीटामोल ने क्या किया, आपके शरीर के बुखार को कम कर दिया, मतलब एक क्षण के लिए कम कर दिया। उसके बाद निमोसुलाइड क्या किया कि आपके शरीर के दर्द को कम कर दिया। लेकिन साथ ही क्या कहते हैं, हमने एंटीबायोटिक मॉक्स जो चलाया, तो जो शरीर में आपको ठंडी मारने के कारण आपको ये बुखार और क्या कहते हैं जुकाम हुआ था, वो क्या कहते हैं उस वायरस को भी क्या कहते हैं मॉक्स ने मार दिया। तो वायरस भी मर गया और बीमारी भी मर गया, तो आप क्या हो गए, स्वस्थ हो गए। तो वैसे ही क्या किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तब बोला जाए कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मलेरिया जो होता है, मलेरिया के लिए क्या कहते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन, मतलब एक बताया गया। ऐसे तो हम लोग निर्धार कर मलेरिया के लिए क्या कहते हैं, डायरेक्ट उसका एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से जाते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है, तो सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनता है। और उसमें रहता क्या है, तो कुनैन नाम का जो होता है केमिकल होता है, उसे क्या करता है, वो दवाई बनता है जो मलेरिया को क्या करता है, मलेरिया से संबंधित जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उसे वो मार देता है और इंसान क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। कोई दिक्कत? जैसे कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है, डेंगू हो जाता है तो डेंगू तो हो गया, तो इलाज चल रहा है, लेकिन उसे बकरी का दूध पिलाया जाता है। तो बकरी के दूध में क्या होता है, डेंगू से मारने वाला जो बैक्टीरिया जनरेट होता है उसको क्या होता है, बकरी के दूध में उसको मारने के लिए वायरस अलग से आता है, इम्यूनिटी आता है, एंटीबॉडी आता है, तो उसको पिलाता है ना, तो एंटीबॉडी और मजबूत होता है और डेंगू जैसी बीमारी को खत्म कर देता है। तो बुखार भी कम, डेंगू वाला वायरस भी खत्म, इंसान स्वस्थ हो जाएगा ना। अब आते हैं, अगर कोई पूछे कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो बोला गया है एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बोला गया है क्या कि एंटीबायोटिक क्या होता है, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक या मोल्ड के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, उन्हें मार देता है, जैसे कि पेनिसिलिन,
टेट्रासाइक्लिन। बोला गया है क्या कि एंटीबायोटिक सिंपल, अगर ज़्यादा कुछ टेढ़ा कुरा है तो नहीं समझ में आए तो सिंपल सा भाषा में कि एंटीबायोटिक क्या है, एक दवा है। वो रहता उसमें क्या है, तो एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षक क्षमता होती है, एंटीबॉडी होती है, उसको और ताकतवर करता है या नया एंटीबॉडी प्रतिरक्षी तंत्र जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। उसका काम क्या होता है कि जो शरीर में उत्पन्न वायरस और बीमारी वाला जो वायरस है उसको क्या करता है, मार देता है, और हमारा शरीर क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और एंटीबायोटिक का अगर कोई उदाहरण बोले तो पेनिसिलिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है। ऐसे मार्केट में एंटीबायोटिक बहुत सारा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल बताया आपको मॉक्स के बारे में, वो भी एक एंटीबायोटिक है। इस तरह से कई सारे एंटीबायोटिक मिलते हैं। गूगल्स पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, किसी डॉक्टर से पूछिएगा तो आपको हजारों एंटीबायोटिक का नाम बता देंगे, है ना। लेकिन सभी बीमारी में सभी एंटीबॉडी काम नहीं करता, हर बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होता है ना। ऐसा नहीं कि अब एंटीबॉडी सर बताए हैं तो एंटीबॉडी तो हमारे पास एगो है तो एहू वाला बीमारिया में वही वाला खाते हैं, वह सब बीमारिया में वही खा लेंगे, तो वो सही नहीं करेगा। एंटीबायोटिक जब भी आप खाएं तो डॉक्टर की सलाह से खाएं, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक और गलत एंटीबायोटिक खा लीजिएगा तो आपको अच्छा के साथ स्वास्थ्य को अच्छा नहीं करेगा और उसको खराब कर देगा। कोई दिक्कत। उसके बाद आता है, उसी में आगे बताया गया है क्या कि बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेता है। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाते हैं। बोला गया है क्या कि बहुत से ऐसे जीवाणु जो होते हैं, जैसे कि कोशिका जो था, जैसे कोरोना की बात, वो क्या होता, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता था, और लेयर बना लेता था तो जो एंटीबायोटिक जाता था तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये बीमारी क्या कहते हैं, अच्छा वाला वायरस है कि खराब वाला वायरस है, तो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो क्या करता है हमारा एंटीबॉडी, क्या होता है, जैसे कि हमने कोविशील्ड लिया, कोवैक्सीन लिया, वायरस एंटीबॉडी लिया ना जी, एंटीबायोटिक वैक्सीन जिसको बोलते हैं, लिए, तो वो क्या किया, हमारे शरीर के अंदर जाके प्रतिरक्षी तंत्र एंटीबॉडी जनरेट किया, और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पे कोरोना था उस बीमारी को उसने क्या किया, मार दिया, उस वायरस को उसने मार दिया। या जिसको वायरस नहीं लगा हुआ था अब शरीर में पहले से क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कोरोना वाला जनरेट हो गया। अगर कोई कोरोना वाला वायरस हमारे शरीर में आएगा तो पहले से हमारे अंदर का क्या कहते हैं, सिपाही तैयार है, आएगा तो हमारा सिपाही कोरोना को मार देगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी तरह से पेनिसिलिन के बारे में बताया गया कि पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पेसीज में कोशिका भित्ति को बनाने की प्रक्रिया, मतलब समझ लो कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एक ऐसा प्रतिरक्षी तंत्र जो शरीर के अंदर क्या होता है, नया प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है, या जो पहले से उसको और ताकतवर बना के बीमारी को मार देता है। यानी कि बीमारी वाले वायरस को एंटीबॉडी क्या करता है, मार के हमें स्वस्थ रखता है, चाहे वो किसी प्रकार का एंटीबॉडी हो, है ना। आगे की ओर चलते हैं, निवारण के सिद्धांत। ये पूछता है कि निवारण के सिद्धांत क्या है, तो बोला गया है क्या, रोग निवारण के रोकथाम के लिए दो विधियां होती हैं, सामान्य विधियां और रोग विशिष्ट विधियां। यानी निवारण के सिद्धांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो विधि, सामान्य विधि और विशिष्ट विधि। सामान्य विधि जो हम लोग देखते ही हैं, बारी बारी से पढ़ें कि सामान्य विधि किसे कहते हैं और विशिष्ट विधि किसे कहते हैं। अब बोला गया है कि सामान्य विधि क्या होता है, तो रोगों का निवारण करने के लिए सामान्य विधि रोग से दूर करना, वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पानी के पहले उबालना चाहिए। इस प्रकार से रोग वाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा, मतलब बोला गया सामान्य विधि क्या है कि भाई सबसे पहला कि अगर हमको रोग से बचना है तो रोगी से दूर रहें। हम जान रहे हैं कि पानी में वायरस है तो पानी वाला वो पानी ही नहीं पिए, या उस पानी को क्या कहते हैं, गर्म करके पिए। हम जान रहे हैं उस भोजन में वायरस है तो उस भोजन को गर्म करके खाएं, या उस खाने को न खाएं। तो सामान्य विधि है कि भाई अगर सिंपल सा भाषा में समझ लो कि अगर लड़ाई से बचना है तो सीधा सिंपल व्यक्ति क्या करेगा, जहाँ जहाँ लड़ाई हो रहा है वहाँ से हटल चलेगा, यही ना करेगा। अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो वहाँ पर मारने की बात भी कर रहा है तो कहेगा कि ना भाई वह हम नहीं लड़ेंगे। अगर कोई चार थाप मारियो दिया तो गांधी जी का बंदर मक्की एक थाप मारा दूसर को गाल दें कि मार लो भाई में, तो सामने वाला कहेगा कि इससे लड़ना संभव नहीं है। तो झगड़ा से अगर बचना है तो झगड़ा से दूर रहें,
उसी प्रकार से अगर बीमारी से बचना है तो बीमारी से दूर रहें। एक क्या है, रोग के उपचार का मतलब सिद्धांत का निवारण विधि, रोग निवारण विधि का सामान्य विधि है कि रोग से बचना है तो रोग से दूर रहें, चाहे वो किसी तरह का रोग हो। पानी से फैलता है तो पानी से दूर रहे, उसको उबाल के पिए। खाना से फैलता है तो खाना को गर्म करके खाए, उस तरह का खाना ही नहीं खाए। अब मान लेते हैं हमको दूध से पेट खराब होता है तो हम दूध नहीं पिएंगे तो पेट खराब नहीं होगा, है ना जी। अगर हमको क्या कहते हैं, कोई मुर्गा मछली खाता है उसको तबीयत खराब हो जाता है, जनरली बहुत लोगों को एलर्जी होता है, तो हम उसको खाए नहीं करेंगे तो हमको बीमारी नहीं होगा, है ना। अगर क्या कहते हैं ठंडी, किसी को क्या कहते हैं ठंडा मार देता है, नहाता है पानी से ठंडा हो जाता मारता है तो गर्म पानी से नहाए, निमोनिया अगर हो जाता है तो। यह सबसे अच्छा क्या कहते हैं, हमरा जैसा निहावे न करे, बीमारी से दूर रहेगा ना जी। नहाना चाहिए लेकिन गर्म पानी से नहाना चाहिए, है ना। अब उसी का बोला गया कि विशिष्ट विधि क्या है कि रोगों के रोकथाम का उचित उपाय करें। जैसे कि अगर हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना है और कोरोना तो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक रहेगा हमें कोरोना के साथ जीना होगा, तो कोरोना बीमारी से बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीन लगा लेंगे। बच्चा एक जन्म लेता है तो जन्म के पहले 24 घंटे में ही उसको वैक्सीन लगता है, फिर पहले महीने में, फिर तीसरे महीने में, इस तरह से वैक्सीन लगाया जाता है। क्यों कि जो बीमारी हमारे चारों ओर फैल रही है उस बीमारी से वो क्या होगा, दूर होगा। किसी को देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे को 0 से 5 साल को बच्चे को क्या कहता है, पोलियो का टीकाकरण किया जाता है ना। क्यों करवाया जाता है, क्योंकि पोलियो से संबंधित अगर बीमारी उसके शरीर में आए भी तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहले से जनरेट रहे और वो बीमारी से वो दूर रहे, है ना। तो यही तरीका बताया गया कि आप रोग के रोकथाम के लिए उचित उपाय करें, जैसे कि प्रतिरक्षीकरण यानी कि टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन क्या होता है कि जिस तरह की बीमारी फैली हुई है उस तरह का वैक्सीनेशन कराएं। अब कोरोना का वैक्सीनेशन हो चुका है, अब कोई कहेगा कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, हम जिंदा हैं, हमरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो समझना कि क्या होगा, इसीलिए वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब कोई क्या कहते हैं पोलियो का दवाई नहीं पिया है, तो जिस समय तो चलता नहीं था, पहले के समय में था ही नहीं तो नहीं चल रहा था, लेकिन अभी है तो बच्चों को क्या कहते हैं पोलियो का दवाई पिला लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का चलता है या जो भी मतलब कि वैक्सीनेशन होता है, सारे वैक्सीनेशन बच्चों को दिलवा देना चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में किसी प्रकार की बीमारी से स्वस्थ रहे, है ना। तो उसी को बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। और बोला गया है यहाँ पर अंतिम में बताया गया है कि और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती है और उसे मार देती है। वही चीज बता रहा है क्या कि अगर किसी को शरीर के अंदर क्या है, सबसे पहले अगर कोरोना वाला वैक्सीन हमने ले लिया है, ठीक है, तो ले लिया है तो हमारे अंदर कोरोना से लड़ने वाला एंटीबॉडी शरीर के अंदर जनरेट है। अब कोरोना वाला वायरस हमारे शरीर में आता भी होगा तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो हमारे शरीर का एंटीबॉडी उसे मार देता है और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर नहीं रहता तो हम स्वस्थ नहीं रहते, हम बीमार पड़ जाते, है ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं उसका काम होता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बताया गया, एग्जाम्पल में दिया गया है कि जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। आज मार्केट में क्या कहते हैं टेटनस जैसा, जब हमने बताया था कि टेटनस किसी को क्या कहते हैं जंग लगा हुआ या किसी तरह से लोहे संबंधित चीज़ों से कट फट जाए तो टेटनस का सुई ले लिया जाता है। ऑपरेशन करवाना तो सबसे पहले टेटनस का सुई दे दिया जाता है, जिससे कि उससे संबंधित भविष्य में बीमारी हो तो उसे ठीक कर लिया जाए। डिप्थीरिया है, पोलियो है, चेचक है, क्षय रोग है, ये सभी के लिए क्या कहते हैं आज के लिए मार्केट में कोरोना है, ये सभी के लिए क्या कहते हैं मार्केट में टीके मौजूद हैं और जिससे कि हम लोग बीमारी से क्या होते हैं दूर रहते हैं। फिर बोला गया बच्चों को डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस, ये सब का भी क्या होता है लगाया जाता है। यहाँ तक ही महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी क्या होता है टेटनस का सुई लगा दिया जाता है, जिससे कि बच्चा पेट में भी हो तो वो इस तरह की बीमारी से दूर रहे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए या क्या कहते हैं रेबीज के लिए हमने बताया था कि रेबीज का वैक्सीनेशन भी चलता है, काट लिया तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवा लीजिए, आप क्या रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। यानी ओवरऑल कहा जाए तो बीमारी से बचने के लिए अगर उसका वैक्सीनेशन पहले से है मौजूद है तो हमें उसका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में बीमारी आए और आने के बाद इलाज करवाएं उससे अच्छा है बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले हम तैयार रहें। अगर हम गरीब बनेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा आ रहा है खूब खर्चा किए जा रहा है, खूब खर्चा किए जा रहा है, कहीं नो गरीबी नहीं आएगा। ये बुर्बक जब गरीबी आ जाएगा तो तोरा कौवा कुत्ता नहीं पूछेगा, तो उसके लिए पहले से सेविंग करके रखो और नहीं तो पछताओगे, ठीक है। आज के डेट में किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर बीमारी अगर आता है तो क्या है हम तो शेर है, हमारा बीमारी नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा तब क्या करोगे,
कोई उपाय है, कोई काम दे देगा। इसीलिए बीमारी आने से पहले ही उसका टीकाकरण करवा लें, वैक्सीनेशन करवा लें, जिससे कि कई प्रकार की बीमारी से हम पहले से ही दूर रहें और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर था कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं उसको एक एक करके विधिवत ढंग से खत्म कर दिया। जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में नया चैप्टर